हेलो फ्रेंड्स। आज हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। हमने स्थायी बंदोबस्त को देख लिया था। अगली हमारी भू राजस्व की जो नीति है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को हम देखेंगे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरदायी परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है और प्रभाव क्या क्या है। इसके प्रभाव क्या हुए, विशेषताएं क्या है और उत्तरदायी परिस्थितियाँ। उत्तरदायी परिस्थितियों के अंतर्गत हम ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियाँ और यूरोपीय विचारधाराओं तीनों के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तरदायी परिस्थितियों के अंतर्गत अब सबसे पहले ब्रिटिश आवश्यकता क्या थी। ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति, है ना। बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति कैसे, है ना। उनको अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, है ना। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, उनकी आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही थी। और स्थायी बंदोबस्त से क्या हो गया था कि उन्होंने राशि फिक्स कर दी थी। राशि फिक्स कर दी थी तो वो इनकम नहीं बढ़ पा रही थी, है ना। मुद्रास्फीति के साथ उनकी मतलब जो भी उनकी डिमांड बढ़ रही थी उसके साथ राशि नहीं बढ़ा पा रहे थे, इसलिए उनको एक नई भू राजस्व नीति की आवश्यकता थी। समय समय पर भू राजस्व का पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता को उन्होंने बल दिया। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त योजना थी वो दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू थी और उसके लगभग 51% भाग पर ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। और जो इधर जो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में कोई भी स्पष्ट जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था, तो जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था तो फिर वहाँ किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए गए और उसके तहत रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। और इंग्लैंड में जो रिकार्डो की लगान संबंधी अवधारणा वो भी लोकप्रिय हो रही थी। रिकार्डो की लगान संबंधी अवधारणा क्या थी, है ना। रिकार्डो की लगान संबंधी अवधारणा ये कहती थी कि किसान और सरकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना चाहिए। किसान एवं सरकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना चाहिए। किस तरह से प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। प्रत्यक्ष संबंध मतलब इसमें बिचौलियों या जमींदार वर्ग की भूमिका नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी उपज को सीधे सरकार को बेचेगा, है ना। इस तरह से रिकार्डो की अवधारणा थी। उन्होंने कहा था किसान जो भी लागत लगाता है उसमें लागत लगाता है उसको माइनस करने के बाद जो जो बचता है उसको किसान और सरकार के मध्य डिवाइड किया जाना चाहिए, है ना। इसमें जो मध्यस्थों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो सरकार की छवि भी स्पष्ट होगी और किसानों को भी लाभ होगा इससे और सरकारों को मतलब सरकार को भी लाभ होगा। इसलिए रिकार्डो की अवधारणा लोकप्रिय हो रही थी और इस अवधारणा के आधार पर ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। तो तीनों मैंने चीजें बताई है यहाँ पे। ब्रिटिश आवश्यकता उनको धन की आवश्यकता थी। स्थानीय परिस्थितियाँ जैसे दक्षिण और पश्चिम भारत में कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग नहीं था, तो इसलिए एक नए भू राजस्व नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। और तीसरा यूरोपीय विचारधारा के अंतर्गत रिकार्डो की जो लगान संबंधी विशेषता थी उसको जो मैंने बताया कि किसान और सरकार के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित होना चाहिए। इसमें किसी मध्यस्थ की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इससे लाभ भी अधिकतम होता है और सरकार की छवि भी अच्छी बनती है। तो तीन परिस्थितियों के अंतर्गत रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। अब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताओं को देखेंगे। सर्वप्रथम कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसे आगे चलकर 1810 में टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू किया। तत्पश्चात एल्फिंटन ने इसे बॉम्बे प्रांत में लागू किया। तो इस तरह से ये लागू होती। इसके तहत क्या होता है, इसमें किसानों को भूस्वामी मानकर भूमि का पट्टा या अधिकार पत्र जिसे कहते हैं प्रदान किया गया और इस भूमि पर समय समय भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया गया, है ना। मतलब किसानों को डायरेक्ट भूस्वामी बना दिया गया इसमें, है ना। सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि किसानों को भूस्वामी बना दिया गया, उससे उससे सरकार ने समझौता किया, है ना। इसमें भूमि का सर्वेक्षण किया गया व्यापक स्तर पे और जो भी सामुदायिक और बंजर भूमि थी उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। किसान किसान प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और किसानों, है ना, किसानों
को खरीद बिक्री का अधिकार दिया गया है ना। खरीद बिक्री डायरेक्ट किसान करता था, इसमें किसी तरह का कोई मध्यस्थ नहीं होता था। अब इस जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसका क्या परिणाम हुआ? इसमें देखो, सैद्धांतिक दृष्टि से तो किसान स्वतंत्र था, है ना। किसान स्वतंत्र कैसे था कि वो अपनी जो लगान संबंधी समझौता था वो सरकार से प्रत्यक्ष रूप से कर सकता था। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। अत्यधिक शोषण कैसे हुआ? क्योंकि किसान जो सरकार थी वो समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण कर सकती थी। इसी के तहत उन्होंने लगातार भू राजस्व में वृद्धि की। अब भू राजस्व में वृद्धि की तो किसान को कर्ज लेना पड़ा भू राजस्व चुकाने के लिए, है ना। किसान को कर्ज लेना पड़ा, तो कर्ज लेने के क्रम में वो सेठ साहूकारों के पास गया। सेठ साहूकारों के पास गया तो उसको भूमि गिरवी रखनी पड़ी, है ना। भूमि गिरवी रखनी पड़ी, जिसके कारण वो महाजनी शोषण का शिकार हो गया, है ना। महाजनों का शोषण उस पर आ गया और किसान मालिक से मजदूर बन गया, है ना। मालिक से मजदूर कैसे बन गया? भले ही वो सरकार से प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व दे रहा था, लेकिन सरकार की इतनी कठिन पॉलिसी थी या इतना ज्यादा वो भू राजस्व ले रहे थे कि किसान उस भू राजस्व को चुकाने के क्रम में ऋण लेने लगा। किससे? सेठ साहूकारों से ऋण लेने लगा। तो सेठ साहूकारों के वो अधीन हो गया और वो मालिक से मजदूर बन गया बेचारा। तो इस तरह से ये पूरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रणाली थी। इसमें भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण को लागू रखा गया, लेकिन इसमें प्रमुख बात ये थी कि इसमें किसानों को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ समझौता किया गया और किसानों को भूस्वामी माना गया। ठीक है। अब एक प्रश्न मैंने बनाया था, प्रश्न था जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, सॉरी हाँ, जो कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त योजना थी। उसमें एक प्रश्न है यूपीएससी मेंस के लिए, स्थायी बंदोबस्त एक साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, समीक्षा कीजिए। तो इसका आपको 250 शब्दों में आंसर लिखना है ना। 250 शब्दों में आंसर लिखना है और कमेंट सेक्शन में डालना है, मैं इसको चेक करूंगा। तो मैं इसका थोड़ा समझा भी देता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी कैसे है कि पहली बार इन्होंने भारत में ब्रिटिश भूस्वामियों को पहचाना है, भारत में भूस्वामियों को पहचाना और भूस्वामी वर्ग की मतलब भूस्वामी वर्ग को जमीन संबंधी अधिकार दिए, है ना। तो इसलिए साहसी कहा जाता है। और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे किसानों को भी नुकसान हुआ, सरकार को भी नुकसान हुआ। सरकार को कैसे नुकसान हुआ? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त से जो लगान थी वो स्थायी कर दी गई थी, तो ब्रिटिश की जो आवश्यकताएं बढ़ रही थी धीरे धीरे, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। और इन्होंने सोचा था कि इससे कृषि का विकास होगा, तो कृषि का भी विकास नहीं हुआ था, क्योंकि किसानों को इस तरह का कोई भी प्रोत्साहन नहीं था कि वो कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे। तो ये साहसी कदम जरूर था, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण कदम ये नहीं था। मतलब साहसी कदम था ये, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था। ये अपने शब्दों में आप समीक्षा कीजिए, 250 शब्दों में। ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।